प्रिय छात्रों, ऑनलाइन में आप सभी का अभिवादन। नमस्ते। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करके समास कार्य के बारे में आज आपको बता रहा हूँ। समास जो होता है वो समास का प्रयोग गद्य पद्य दोनों में होता है। समास और संधि में जो मौलिक भेद होते हैं, समास और संधि में मौलिक भेद होते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में होता है और जो संधि है वो दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में होती है। तो यहाँ पर समास और संधि के बारे में मैंने आपको भेद बताया और इसमें समास के अंतर्गत एक समासपद होता है और एक समास विग्रह होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में होता है। ये तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण। और सम सनम अनेकेषां पदानां एक पदी भवनम समासः। देखो, सम सनम अनेकेषां पदानां, एक से अधिक पदों में जो एक पदी भवनम समास, एक पद होकर के समास कहलाता है। अर्थात यह है एक से अधिक अर्थात अनेक, एक से अधिक अनेक, एक से अधिक पदों का संक्षेप होकर, एक से अधिक पदों का संक्षेप होकर, एक से अधिक अनेक यानी एक से अधिक पदों का संक्षेप होकर के एक पद हो जाना कि एक पद हो जाना समास कहलाता है। एक पद हो जाना समास कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि समास जो शब्द है उसका अर्थ है संक्षेप। सम सनम यानी अनेकेषां पदानां एक पदी भवनम समासः, यानी अर्थात अनेक, एक से अधिक पदों का संक्षेप होकर के एक पद हो जाना समास कहलाता है। अब इसमें समास होने की प्रक्रिया में समास होने की प्रक्रिया में अनेक शब्द समास होने की प्रक्रिया में अनेक शब्द अपने जोड़ने वाले
समास होने की प्रक्रिया में अनेक शब्द अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर समास होने की प्रक्रिया में अनेक शब्द अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर परस्पर मिलकर एक शब्द बना जाते हैं। मिलकर एक शब्द बन जाते हैं। देखो, समास होने की प्रक्रिया में अनेक शब्द अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर परस्पर मिलकर एक शब्द बन जाते हैं। जैसे राज्य पुरुष है, जैसे राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष, राज्य पुरुष है, राजपुरुष। षष्ठी विभक्ति का लोप है। इसमें समस्त पद राज्य पुरुष है और समास विग्रह राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष, और समस्त पद है राजपुरुष है। तो ये आपके समास के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को समीप लाने, मिलाने या संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को समीप लाने, मिलाने या संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। अब इसमें नियम है इसके कुछ। तो मैंने आपको बताया समास शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों को समीप लाने, मिलाने या संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। अब समास में क्या है? पहला पॉइंट है, समास का जो प्रयोग किया जाता है वो गद्य और पद दोनों में किया जाता है। समास का जो प्रयोग है वो गद्य और पद दोनों में किया जाता है। समास पद समास तथा संधि में जो मौलिक भेद हैं, समास और संधि में मौलिक भेद है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में है
परंतु जो संधि है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों के बीच में होती है। देखो इसमें समास के अंतर्गत जो नियम है वो देखिए। पहला है समास पद बनाते समय समास पद बनाने पर शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। उसे समस्पद कहते हैं। समास पद बनाने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे राम भक्त है, राम भक्त, अब ये समस्त पद है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाए। राम का भक्त, रामस्य भक्त, राम का भक्त, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है और समास पद बनाने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे समास पद बना रहे हैं रामस्य भक्त, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। हिंदी में अगर इसको लिखें तो राम का भक्त, तो यहाँ पर चिन्हों को हटाने के लिए, विभक्तियों का लोप करने के लिए और हम समस्त पद बनाते हैं। तो समस्त पद में शब्दों के बीच की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, उसे समस्त पद कहते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति संस्कृत में षष्ठी विभक्ति है, इसका लोप हो गया, तो लोप, विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसे समस्त पद कहते हैं। समास पद बनाने पर शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राम भक्त है, राम सीते है, राम सीते, राम और सीता, इसमें द्वंद्व समास है। राम सीते, नीलकमलम, राम सीते नीलकमलम, कमलम, नीलकमलम आदि। तो यहाँ पर नीलम कमलम, इसमें विभक्ति हटा दी है और इसमें विशेषण विशेष्य है और ये कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर समास पद बनाने पर शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे समस्त पद कहते हैं। दूसरा नियम है समस्त पद समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके उनमें
आवश्यक विभक्तियाँ आवश्यक विभक्ति जोड़ दी जाती है। आवश्यक विभक्ति जोड़ती जाती है उसे समास विग्रह कहते हैं। उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे रामस्य भक्त, रामस्य भक्त, राम का भक्त। अब इसमें षष्ठी विभक्ति जोड़ दी गई है। राम च सीता, राम च सीता च, राम च सीता च। और नील कमलम, नीलम कमलम। नीलम कमलम आदि। तो मैंने एक समास पद बताया, एक समास विग्रह बताया, एक समास पद बताया, एक समास विग्रह बताया। तो देखो, समास पद बनाने पर शब्दों के बीच की विभक्ति का जो लोप हो जाता है उसे समास पद कहते हैं। बीच की विभक्ति का जो लोप हो जाता है उसे समास पद कहते हैं। और जैसे राम भक्त है, राम सीते है, नील कमलम है आदि। और समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके उनमें आवश्यक विभक्ति जोड़ दी जाती है, उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे रामस्य भक्त, अब यहाँ पर राम भक्त है, इसमें विभक्ति हटा दी, इसमें रामस्य विभक्ति लगा दी। और हिंदी करेंगे तो राम का भक्त, षष्ठी तत्पुरुष समास है। रामश्च सीता च, इसमें द्वंद्व समास है, राम च सीता च। च अर्थे द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्व, जिसमें च आता है वो द्वंद्व समास होता है। राम च सीता च। और नीलम कमलम, जहाँ विशेषण विशिष्य आता है वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है, नीलम कमलम। कमल तो है पर नीला है, इसलिए इसमें जो प्रथम पद में जो विभक्ति आएगी वही उत्तर पद में विभक्ति आएगी। तो मैं कह रहा था इसके बारे में, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास की जो भेद है, समास प्रमुख रूप से से 6 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। दूसरा है अव्ययभावी, अव्ययी भाव समास। तीसरा है तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास और द्विगु समास। और 5वां है कर्मधारय, कर्मधारय समास
और छठा है बहुब्रीहि समास। छठा है बहुब्रीहि समास। तो ये समास प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययभावी समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुब्रीहि समास। देखो मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो तत्पुरुष समास है उसमें पहला पद जो है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है और इसमें द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का लोप किया जाता है और जो विभक्ति का लोप किया जाता है उसी के नाम से इस समास का नाम रखा जाता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो जहाँ विभक्तियों का 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप किया जाता है और विभक्तियाँ लगाई जाती है और विभक्तियों का लोप किया जाता है, वह तत्पुरुष समास होता है। अव्ययभाव में पहला पद अव्यय शब्द होना चाहिए और दूसरा पद संज्ञा शब्द होना चाहिए। तो अव्ययभावी में अव्यय शब्द पहला पद अव्यय होना चाहिए। और द्वंद्व समास में चय अर्थ द्वंद्व है, जहाँ चय अर्थ आता है, जहाँ चय हिंदी में और शब्द का अर्थ होता है वहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है, चय अर्थ द्वंद्व। जैसे द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व होता है, एक शेष द्वंद्व रहता है और समाहार द्वंद्व होता है। इसी प्रकार से द्विगु समास में संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद जो होगा वो कोई संज्ञा शब्द होगा। उत्तर पद होगा द्विगु में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और अंत में समाहार का प्रयोग किया जाता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा और उसमें षष्ठी विभक्ति का लगाई जाती है और षष्ठी विभक्ति दूसरा पद संज्ञा आदि होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है और इसका विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और अंत में समाहार प्रयोग शब्द जोड़ा जाता है। जैसे पंचानाम बटानाम समाहार है, पंचवटी पंचानाम बटानाम समाहार है, षष्ठी बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है विग्रह करने पर। और कर्मधारय समास, इसमें विशेष उपमा उपमेय होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि में न प्रथम पद की विशेषता होती है न उत्तर पद की विशेषता होती है और ये अन्य पद की विशेषता होती है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में बताएंगे।